नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और सीधा स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ घटना चक्र का चैप्टर नंबर 8। और इसमें हम बात करेंगे बंगाल चित्र शैली और उसके चित्रकार के बारे में। घटना चक्र की किताब पूरे मार्केट में आपको हर जगह मिल जाती है। तो आप सोच रहे होंगे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप कान में ईयरफोन लगाइए और सुनना स्टार्ट कर दीजिए। स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि कम समय में ज़्यादा लाभ आप ले पाएँ। तो जो ये पूरा का पूरा बंगाल चित्र शैली और कलाकार हम करने जा रहे हैं, घटना चक्र के जितने भी सवाल हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उन पर हम बात करेंगे। और ये एग्ज़ाम टाइम में जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, ऐसे टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर एग्ज़ाम अभी आपका नहीं है, काफ़ी दूर है, फिर भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। ये आपके रिविज़न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बंगाल चित्र शैली और उसके चित्रकार। चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात है। जो बहुत इजी सवाल है, उसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। बंगाल स्कूल इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को दिया जाता है। इस पर हमने काफ़ी बात कर ली है। इसी शैली को टैगोर शैली, वास शैली, पुनरुत्थान युग या पुनर्जागरण शैली भी कहा जाता है। जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको लग रहा होगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने काफ़ी कुछ बात कर लिया है, तो इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस में इस पर बात कर लिया है। ये बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। भारतीय चित्रकला ने पाश्चात्य के प्रभाव से मुक्ति पाई। यानी कि जो बंगाल शैली, उसने एक नयापन दिखाया जो कि बिल्कुल पूर्ण रूप से भारतीय था, ठीक है ना। और इसी को वास शैली कहा जाता है और इसी को रेनेसा स्कूल भी कहा जाता है, यानी कि पुनर्जागरण स्कूल भी कहा जाता है। अगला सवाल हम लेते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे। ऑप्शन ये इसमें सही है, अवनींद्र नाथ टैगोर। कई जगह पर आपको रविंद्रनाथ टैगोर लिखा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अंतर समझना है आपको कि अंतर है क्या। देखिए, आधुनिक चित्रकारों में जो आधुनिकता आपको रविंद्रनाथ टैगोर में दिखती है, वो उस आधुनिकता की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। इनकी जो आधुनिकता है, इन्होंने बंगाल शैली से हट करके प्रयोग किए थे। लेकिन बंगाल शैली जो है वो भारतीय चित्रकला की आधुनिकता का शुरुआत है। और उसका शुरुआत किसने किया था। अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया था। अगला सवाल हम देखते हैं। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं। ऑप्शन ये है ई.बी. हैबल, ऑप्शन बी है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है नंदलाल बोस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा सवाल। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाएगा। बंगाल शैली को जाएगा। किसको। बंगाल शैली को जाएगा। यहाँ भी देख लेते हैं सवालों को। इधर है पांचवा सवाल, इधर है। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन ये है अमृता शेरगिल, बी है अवनींद्रनाथ टैगोर, सी है नंदलाल बोस और डी क्या है यामिनी राय। उत्तर पहले से लिखा हुआ है और इन सब पर हमने चर्चा भी कर लिया है इधर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्देश्य क्या है कि रट जाए आपको। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बंगाल स्कूल इसमें सही हो जाएगा। बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। तो क्या विशेषता है। वास तकनीकी। वास क्या है, समझिए वास को। जब कोई वास टेक्निक में चित्र को बनाना होता है तो सबसे पहले उसको भूरे रंग से बनाया जाता है। उस पर रंग लगाए जाते हैं, पानी में डुबो जाता है, उसके बाद में फिर से निकाला जाता है, फिर से उस पर रंग लगाए जाते हैं, पानी में फिर से डुबोया जाता है और उसके बाद में उस पर ब्रशिंग की जाती है एकदम सीधे सीधे और उसको पानी में डुबोया जाता है। फिर निकाल करके जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है रंग भर दिए जाते हैं। इसी को कहा जाता है क्या, वास शैली कहा जाता है। और ये वास शैली जन्म कहाँ लेती है। ये वास शैली आपको जापान में देखने को मिलती है और ये वास शैली आपको चाइना में भी देखने को मिलती है। लेकिन जो भारतीय वास शैली है वो जापान से जो है एक उसका कनेक्शन है, क्योंकि जो जापानी कलाकार है उनके जो है सानिध्य में आकर के ही अवनी बाबू ने इसको सीखा था और एक नए रूप में भारत में इसका जो है
प्रारंभ किया था। अगला सवाल देखेंगे, बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तो वास्तु तकनीकी से जानी जाती है। आगे देखेंगे, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है तो किससे आरंभ होगा? बंगाल स्कूल से। सवाल देखिए कितनी बार पूछा गया है, यानी कि एकदम ओपन एंड शॉर्ट सवाल है, या परीक्षा में आना ही आना है। आगे देखेंगे, बंगाल शैली की शीर्षस्थ कलाकार कौन थे, यानी कि सबसे बड़े कलाकार कौन थे? तो इसमें कोई संदेह नहीं, नो डाउट, अवनींद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है? तो भारत माता किसकी पेंटिंग है? अवनी बाबू की है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है। और ये पेंटिंग इन्होंने 1905 में बना करके पूरे भारतीय क्रांति को, जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसको एक नई दिशा दे दी थी, और जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको कहीं ना कहीं एक रूप दे दिया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारत माता किसकी रचना है? वही सवाल अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, सेम सवाल है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये है अवनींद्रनाथ टैगोर का। अवनींद्रनाथ टैगोर ने विषय भी भारतीय चुने और शैली भी भारतीय चुनी। उन्होंने अध्ययन जरूर किया था, उन्होंने सब कुछ सीखा। शुरुआत में उन्होंने जो है यूरोपीय प्रभाव भी देखे, सब कुछ जो यथार्थवादिता है उसको देखा, लेकिन बाद में उनको जब ये रियलाइज होता है, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं AB हैबल साहब, तो जब उनको रियलाइज होता है कि जो भारत है उसका जो भावपूर्ण चित्रण परंपरा है, जिसमें आत्मवाद है, वो बहुत अलग है, तो उन्होंने उसको अपनाया। राजस्थानी शैली से सीखा, पहाड़ी शैलियों से सीखा, जो है मुगल शैलियों से सीखा, और उसके बाद में उन्होंने शैली का प्रयोग भी भारतीय किया और विषय भी भारतीय पौराणिक विषयों को उन्होंने लिया। इसके अलावा जो मुगल काल के विषय हैं उनको भी उन्होंने लिया, जैसे औरंगजेब का बुढ़ापा है तो उसको भी अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिया। आगे देखते हैं, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र कहाँ पर रखे गए हैं? तो ये कहाँ पर है? राज्य जो है पुस्तकालय रामपुर में है, जो एक बुक लाइब्रेरी है रामपुर में, वहाँ पर ये सुरक्षित हैं। औरंगजेब की वृद्धावस्था का चित्र किसने बनाया है? अवनी बाबू ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? कौन वास्तु चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है? SG श्रीखंडे है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे बाकी जितने लोग हैं, बद्रीनाथ आर्य, हरिहर लाल मेढ़, सुखबीर सिंह सिंघल, ये सब वास्तु शैली के कलाकार हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। SG श्रीखंडे वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है, बल्कि वह ग्राफ थियरी से संबंधित हैं, जबकि बाकी लोग किससे हैं? वास्तु चित्रकला से संबंधित हैं। ठीक है ना। आगे देखेंगे, वास पेंटिंग का प्रारंभ किस महाविद्यालय से होता है? तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शांति निकेतन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? शांति निकेतन हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वास पेंटिंग जिसे जल रंग भी कहा जाता है का प्रारंभ शांति निकेतन कला महाविद्यालय कोलकाता में हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापान की वास टेक्निक के आधार पर बंगाल शैली को जन्म दिया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला की प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहार्डी एवं अन्य यूरोपीय चित्रकार चार्ल्स पामर से यूरोपीय चित्रकला जो है सीखी। और यहाँ पर देखेंगे कि जो जिस वास का प्रयोग अवनी बाबू करते थे वो जापानी वास था। ठीक है ना। वर्ष 1907 में सिस्टर निवेदिता और सर जॉन वुडरॉक के साथ मिल करके इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिल गया, 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना सिस्टर निवेदिता के साथ मिल करके अवनी बाबू ने किया था। अगला सवाल देखते हैं, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसका सही आंसर सबको पता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्तु शैली। आगे देखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम सीधा सिंपल मारिए, इटालियन कलाकार गिलहार्डी। आगे देखते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं? तो भाई जन्मदाता हैं ये जल रंग के, तो ऑब्वियस सी बात है, सही आंसर क्या हो जाएगा? जल रंग। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई? तो बंगाल स्कूल से हुई है। आगे देखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रणकार किस तकनीकी में हुआ है? वास तकनीकी में हुआ है। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं किसके लिए? जल रंग तकनीकी के लिए जाने जाते हैं। आगे देखेंगे, बंगाल शैली के जनक कौन है? तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। वास्तु चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो बिल्कुल सिंपल है, जापानी वास्तु चित्रकला से सीख करके एक नया प्रयोग करने वाले द ग्रेट अवनी बाबू। ठीक है ना, अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे देखेंगे,
बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो बिल्कुल निश्चित है अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, जोरासांको में हुआ था, जो कि बंगाल में स्थित है, ठीक है ना। कब इनका जन्म हुआ? 7 अगस्त 1871 को कलकत्ता में हुआ, और जो कि जोरासांको एक छोटी सी जगह है वहाँ पर हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 5 दिसंबर 1951 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? तो बहुत ही सिंपल है, डीपी राय चौधरी। ये बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, इन्होंने ट्रम्प ऑफ लेबर बनाई थी। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई। देवी प्रसाद राय चौधरी ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता के शिक्षक था। अवनींद्रनाथ टैगोर की योग्य शिष्य भी थे। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल रहे। उन्होंने बंजारों, मछुआरों, पहाड़ी जीवन से संबंधित अनेक चित्र बनाए। वर्ष 1958 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहला पद्म भूषण किसको मिला था? यामिनी राय को मिला था, ठीक है ना। श्रम की विजय, जिसे ट्रम्प ऑफ लेबर कहा जाता है, ये इन्होंने बनाया मद्रास के मरीना बीच पर, ठीक है ना, जिसमें काम करते हुए लोगों के शरीर की बनावट स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यह मूर्ति श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत को चित्रित करती है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है, ठीक है ना। आगे देखेंगे डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय कहाँ पर संरक्षित है? तो मैंने भी चर्चा कर दिया ऊपर ही, कहाँ? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। ये जो रिवीजन आपका होगा ना, ये बहुत ही कमाल का होने वाला है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क किसकी मूर्ति है? तो इसमें कोई शक नहीं है, डीपी राय चौधरी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? तो ये मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे, अवनी बाबू के शिष्य थे। आगे देखेंगे किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया था? किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। शहीद स्मारक पटना में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट कि शहीद स्मारक है कहाँ पर? पटना में स्थित है, जिसमें 7 वीर पुरुषों की कांस्य प्रतिमा लगी है। 7 वीर पुरुषों की कांस्य की प्रतिमा लगी है। वर्ष 1942 में असहयोग आंदोलन के दौरान पुराने सचिवालय भवन पर कांग्रेसी झंडा लहराया था। इस शहीद स्मृति का निर्माण पटना में देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया था, जिसमें यह दिखाया गया है कि एक वीर पुरुष झंडा लेकर के जा रहा है तथा 6 अन्य ब्रिटिश पुलिस की गोली लगने से नीचे गिर गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ब्रिटिशर्स की बर्बरता को दिखाया गया है। 7 लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं, 7 वीर पुरुष, एक झंडा लिया हुआ है, बाकी 6 लोग गोली खा करके गिर गए हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? शहीद स्मारक पटना में स्थित है। ये बात याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कहाँ पर? जो सचिवालय भवन वर्तमान में बना हुआ है उसी के बाहर ये बना हुआ है। और किससे बना हुआ? कांसे की प्रतिमा है। कैसी? कांसे की प्रतिमा है। कुछ इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर लिखा हुआ है। शहीद स्मृति का निर्माण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए 7 बहादुर युवाओं की स्मृति में पटना में किया गया था, ठीक है ना। तो 1942 में ये बनाया गया था। आगे देखते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? एक प्रकार के वो मूर्तिकार हैं और चित्रकार भी हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टार आपको दिख रहा है, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देवी प्रसाद राय चौधरी से अधिक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो चित्रकार से अधिक ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और 1953 में देवी प्रसाद राय चौधरी ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष बने। 1953 में देवी प्रसाद राय चौधरी ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष बने। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन बने? देवी प्रसाद राय चौधरी, डीपी राय चौधरी। श्रम की विजय, शहीद स्मारक, ध्वंस देवता, स्वतंत्रता स्मारक, अंतिम प्रहार, भूटिया और तिब्बती बालिका, नेपाली लड़की आदि इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। तो इनमें जो मूर्तिकार है वो ज़्यादा था और चित्रकार कम था। प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि इनका सर्वाधिक योगदान किसमें है, तथा चित्रकार एवं मूर्तिकार दोनों उत्तर सही माना जा सकता है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग उत्तर दिए हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण भी आपको मिल जाएगा। सर्वाधिक योगदान के रूप में अगर माना जाए तो विकल्प सी अर्थात मूर्तिकार सही होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपने प्रारंभिक एवं अंतिम उत्तर कुंजी में सी ही माना है। तो यानी कि क्या माना? देवी प्रसाद राय चौधरी को मूर्तिकार माना है चयन बोर्ड ने। तो आपको भी क्या मानना है? मूर्तिकार ही मानना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। देवी प्रसाद राय चौधरी थे, क्या थे? तो एक मूर्तिकार हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया। यहाँ पर देखते हैं कब पूछा गया है, 2011 में, ठीक है ना। देखिए चयन बोर्ड जानबूझ करके ऐसे सवाल दे देता है जिसमें डिस्प्यूट है। तो फिर भी आपको याद रखना है कि मूर्तिकार ही सही होगा। जब भी पूछे डीपी राय चौधरी तो आपको मूर्तिकार ही लगाना है।
इसमें से कौन मूर्तिकार है? दीप प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार हो जाएंगे। इसमें से मूर्तिकार कौन है? सेम सवाल है, आगे बढ़ जाते हैं। मूर्तिकार। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया था? बढ़िया सवाल, और इसका बढ़िया आंसर क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस, मास्टर मोसाय, द ग्रेट मास्टर मोसाय। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ नंदलाल बोस ने सज्जित किया था। नंदलाल बोस ने अवनींद्रनाथ टैगोर से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों के लिए भी चित्र बनाए थे। नंदलाल बोस ने लखनऊ, फैजपुर, हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलनों के पंडालों की सज्जा बंगाल की पटुआ कला के आधार पर की थी। इस कलात्मक सज्जा में उन्होंने भारतीय ग्राम्य जीवन का अवलोकन चित्रों के माध्यम से किया था। आगे देखेंगे, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? तो बिल्कुल सिंपल है, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? नंदलाल बोस ने किया था। बहुत ही सिंपल है। आगे देखेंगे, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? बिल्कुल सिंपल सा है, नंदलाल बोस इज द राइट आंसर। हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार ने किया था? रिपीटेड क्वेश्चन, नंदलाल बोस इज द राइट आंसर। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए? बिल्कुल वही सवाल। तो हरिपुरा ये बहुत बार पूछे गए, मतलब समझ लीजिए आउट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, नव बंगाल शैली किसकी देन है? एक नया सवाल मिला, थोड़ा सा इस पर हम डिस्कस भी करेंगे। नव बंगाल शैली किसकी देन है? तो नंदलाल बोस की ये देन है। इसमें है क्या? नव बंगाल शैली में क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोई अलग शैली नहीं थी, बल्कि यह बंगाल शैली का ही एक रूप था। बंगाल शैली में वास पद्धति को अधिकांश चित्रकारों के द्वारा अपनाया गया था, लेकिन उन्हीं में से कुछ कलाकारों ने टेम्परा पद्धति को अपनाया, जिनमें से प्रमुख रूप से आचार्य नंदलाल बोस, सत्येंद्रनाथ मजूमदार आदि थे। अतः बंगाल शैली जो कि वास शैली पर आधारित थी, उसको टेम्परा शैली में प्रयोग करने के कारण इसे नव बंगाल शैली कहा जा सकता है। देखिए टेम्परा क्या है? एक रंगने का एक तरीका है। जब किसी जो है वर्ण में यानी कि रंग में कुछ ऐसा एजेंट मिलाया जाए जो कि चिपचिपा हो, चिपकने वाला हो, जैसे अंडा मिला दिया जाता है या कुछ और मिला दिया जाए, और उसके बाद में रंगन का कार्य किया जाए, तो वो जो है टेम्परा कहलाता है। जहाँ पर एक तरीके से कुछ चिपकने वाला कोई सीमेंटिक एजेंट लगा हो, ठीक है ना। विशेषकर अंडे की जर्दी का प्रयोग होता है, इन सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। तो एक नया प्रयोग क्या था कि वास के साथ साथ उन्होंने टेम्परा का प्रयोग किया, और ये नव बंगाल शैली कहलाई। तो नव बंगाल शैली के प्रणेता कौन है? नंदलाल बोस हैं, और इनकी राह पर आगे सत्येंद्रनाथ मजूमदार भी चलते हैं। शिल्प कथा एवं रूपावली पुस्तकों के रचयिता कौन है? नंदलाल बोस इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिल्प कथा, रूपावली एवं शिल्प चर्चा, ये 3 पुस्तकें इनकी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बोस ने चयनिका काव्य संग्रह का भी चित्रांकन किया, ये थोड़ा सा याद रखना आप लोग। चयनिका एक काव्य संग्रह जिसका चित्रांकन नंदलाल बोस ने किया था। तो इनकी पुस्तकें कौन कौन है? शिल्प कथा है, रूपावली है एवं शिल्प चर्चा, और चयनिका एक काव्य संग्रह जिसका चित्रांकन इन्होंने किया था। आगे देखेंगे, नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ है? नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो शांति निकेतन से इनका नाम जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। नंदलाल बोस 1922 में शांति निकेतन में स्थापित विश्व भारती कला भवन के प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गए, ठीक है ना। इससे पहले इसी भवन में उन्होंने शिक्षण कार्य किया था। और बहुत सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है उनके चित्रों के बारे में। उनके जैसे जो उनके चित्र हैं, जैसे गंगा अवतरण तथा महिषासुरमर्दिनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नंदलाल बोस के अनुसार इन्होंने जो अपने विचार रखे कला को लेकर के, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात करेंगे। नंदलाल बोस के प्रमुख चित्र में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा, शिव का विस्पान, राधा का विरह, बीड़ा वादनी, भीष्म प्रतिज्ञा, सती का देह त्याग, मीराबाई का जीवन, दुर्गा, धृतराष्ट्र और गांधारी, शिव और सती, बुद्ध और महेश, जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ स्तंभ के पास श्री चैतन्य, अर्जुन, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, एकलव्य, स्वर्ण कलश और उमा की तपस्या, ये कुछ महत्वपूर्ण इनके चित्र हैं। गांधी की दांडी यात्रा किसकी? नंदलाल बोस की। बहुत ही सिंपल, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? तो नंदलाल बोस ने किया। हालांकि ये काम जो है यामिनी राय ने भी किया था, ठीक है ना। आगे देखेंगे, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मुंगेर में, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है, लेकिन एट द टाइम जब इनका जन्म हुआ था तो वो बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा हुआ करता था। आगे देखेंगे, यहाँ पर कुछ और तथ्य नंदलाल बोस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बोस का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1882 को बिहार के मुंगेर में। इनके जो पिता थे पूर्णचंद्र बोस, ये आर्किटेक्ट थे और महाराजा दरभंगा के यहाँ रियासत के मैनेजर हुआ करते थे, ठीक है ना। 16 अप्रैल 1966 को
कलकत्ता में इनका जो है देहांत हो जाता है। कब? 1966 में। अवनींद्रनाथ टैगोर के जो है इनके गुरु थे और ये उनके शिष्य थे। आगे देखेंगे 1954 में राष्ट्रीय सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। 1909-1910 में इन्होंने अजंता गुफाओं की अनुकृतियां बनाई। 1921 में बाघ की गुफाओं की अनुकृतियां बनाई। 1956 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने उन्हें ताम्रपत्र जो है भेंट किया। आगे देखेंगे नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही सिंपल है, मुंगेर में हुआ था, बिहार में हुआ था। आगे देखेंगे कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध है? तो द ग्रेट नंदलाल बोस, ठीक है ना। आगे देखेंगे कौन चित्रकार पद्म भूषण से सम्मानित है? तो यहाँ पर नंदलाल बोस हो जाएंगे। पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया था चित्रकार के रूप में, ठीक है ना। आगे देखेंगे रविंद्र टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रणकार किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। 2 बार पूछा भी गया है टीजीटी में और पीजीटी में। तो नंदलाल बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्यिक कृति जिसके लिए नोबेल पुरस्कार उनको मिला था गीतांजलि, उसका चित्रण का कार्य किया था। आगे देखेंगे शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? ये सवाल बड़ा डिस्प्यूटेड है और कई जगह पर कई अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं घटना चक्र में क्या लिखा हुआ है। चित्रकला, मूर्तिकला, व्यावसायिक कला या पॉटरी। तो इन 2 उत्तरों में से आपको अलग अलग मिलेंगे, एक तो व्यावसायिक कला, दूसरा पॉटरी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? व्यावसायिक कला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो शांति निकेतन में व्यावसायिक कला की पढ़ाई नहीं की जाती थी। शांति निकेतन में व्यावसायिक कला विषय की शिक्षा नहीं दी जाती थी, जबकि वहाँ चित्रकला, मूर्तिकला और पॉटरी कला की शिक्षा दी जाती थी। तो सही आंसर क्या है? व्यावसायिक कला की शिक्षा वहाँ पर नहीं दी जाती थी, ठीक है ना। राम किंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ पर हुई थी? श्री निकेतन में, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में, या इसके अलावा शांति निकेतन में, या बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शांति निकेतन इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे राम किंकर बैज का जन्म वर्ष 1906 में पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1925 में कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में कला की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 2 यूरोपीय शिल्पकारों से शिक्षा प्राप्त किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो हैं बोर्डले, ये बोर्डले के शिष्य थे जो टैगोर के आमंत्रण पर शांति निकेतन की यात्रा पर आए थे। राम किंकर बैज की मृत्यु कब हुई? 1980 में हुई। 2 अगस्त 1980 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये एक मूर्तिकार हैं और ये शांति निकेतन में पढ़ाई करते हैं। 1906 में इनका जन्म होता है बांकुरा जिला बंगाल में, ठीक है ना। तो जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। ये सवाल आगे वाला है आपका 60 नंबर सवाल देखते हैं। राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट सवाल है। संथाल स्त्रियाँ। देखिए 2 बार ये सवाल पूछा गया, टीजीटी 2004 में, पीजीटी 2011 में। इसके बाद भी सवाल ये पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में कला के, ठीक है ना। तो राम किंकर बैज की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है कौन सी? संथाल स्त्रियाँ, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में। राम किंकर बैज के प्रमुख चित्र संथाल परिवार, शीतकालीन मैदान, मेघाच्छन्न संध्या, कृष्ण जन्म और निर्माण आदि, ठीक है ना। इसके अलावा देखेंगे राम किंकर बैज की प्रमुख मूर्तियाँ गति, संरचना, टैगोर की मुखाकृति और यह छेदछड़ी आदि हैं। ये जो है नंदलाल बोस के शिष्य थे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है आपको, जो राम किंकर बैज हैं ये नंदलाल बोस के शिष्य हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। ये चित्रकार से अधिक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। बंगाल कला भवन के मूर्ति शिल्प विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1970 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, राम किंकर बैज। आगे देखेंगे प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार किसकी है? तो बहुत ही सिंपल है, राम किंकर बैज की हो जाएगी ये। संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन है? तो बहुत ही सिंपल है, राम किंकर बैज। सवाल पूछा गया है टीजीटी में, आप लोग देख रहे हैं। राम किंकर बैज क्या थे? एक मूर्तिकार थे। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षिणी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राम किंकर बैज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। टैगोर का व्यक्ति चित्रकृत किसकी है? राम किंकर बैज की है। टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी है? राम किंकर बैज की है। टैगोर का व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट ऑफ टैगोर राम किंकर बैज की कृति है। इसी व्यक्ति चित्र के दौरान टैगोर ने बैज को प्रेक्षण के माध्यम से विषय दृष्टि को शेर के जैसा शिकार करने या अपने खून को चूस लेने की सलाह दी थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियाँ भी निर्मित की गई हैं? ऑप्शन ये है राम कुमार, ऑप्शन बी है गगनेन्द्र नाथ टैगोर, और ऑप्शन सी आपका है शांति दवे, और ऑप्शन डी है सोमनाथ होर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोमनाथ होर, ठीक है ना।
देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सोमनाथ होर के द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई हैं। इन्होंने अपने चित्रकला के क्षेत्र में 1954 से शोध आरंभ किया। इनका जन्म 1921 में चिटगांव में, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 1954 से लेकर के 1958 तक सोमनाथ होर ने भारतीय कला विद्यालय कलकत्ता में प्रवक्ता के पद पर कार्य किया। यह भारतीय कला भवन के अध्यक्ष भी रहे। विश्व भारती, शांति निकेतन, एम यूनिवर्सिटी बड़ोदरा आदि संस्थानों में सहायक निदेशक के पद पर भी ये काम कर चुके हैं। ठीक है ना। इनकी सबसे बड़ी मूर्ति माँ एक बच्चे के साथ थी, जिसे कला जगत में बड़ी ख्याति प्राप्त हुई। इन्होंने बंगाल के दुर्भिक्षु पर वर्ष 1971 में जख्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, नामक शीर्षक कृति की रचना की थी। इन चित्रों के माध्यम से बंगाल दुर्भिक्षी की स्थिति को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है ना। जख्म नामक शीर्षक कृति किसका है? तो बहुत ही सिंपल है, सोमनाथ होर का है। आगे देखेंगे बीसी सान्याल यानी कि भावेश चंद्र सान्याल क्या थे? एक चित्रकार थे या मूर्तिकार या छायाकार या छापाकार थे? तो क्या थे? एक चित्रकार थे। भावेश चंद्र सान्याल क्या थे? एक चित्रकार थे। और इनका जन्म कब हुआ? 1902 में हुआ। कहाँ पर हुआ? असम में हुआ। कहाँ पर हुआ? असम में हुआ। ये एक चित्रकार थे। इनके चित्रों में ग्रामीण पृष्ठभूमि की झलक के साथ साथ आधुनिकता भी दिखाई पड़ती है। बहुत बड़े कलाकार थे भावेश चंद्र सान्याल। मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि अपने सिद्धांतों का उपदेश देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। तो ये बात किसकी है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की है। ये बात किसने कही थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कही थी। ठीक है ना। आगे देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में है। तो ये इनकी पहचान किस रूप में आपको देखने को मिलती है? एक यहाँ पर मूर्तिकार लिखा हुआ, जबकि ये बहुत बड़े चित्रकार, कहानीकार और कवि थे, उपन्यासकार थे। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर तो कोई नहीं होगा, इसमें डिस्प्यूट हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, संगीत अभिनेता सब कुछ थे। ठीक है ना। तो ये सवाल यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं गया, क्या नहीं थे, वही मैं कह रहा हूँ कि इसका सही आंसर ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर क्या सवाल पूछ रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है, ये ध्यान देना है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूर्तिकार, क्योंकि इन्होंने चित्र बनाए, भले ही देर में बनाए। 68 वर्ष की उम्र में इन्होंने चित्र बनाना स्टार्ट किया था। ये कवि बहुत बड़े थे, आप जानते हैं, कहानीकार बहुत बड़े थे, साहित्यकार बहुत बड़े थे। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था और बहुत जाने माने व्यक्ति थे। इनको कैसरी हिंद भी 1915 में ब्रिटिश सरकार ने प्रदान किया था। विचित्रा क्लब की स्थापना कब की गई? 1915 में की गई। गगनेन्द्रनाथ टैगोर के पुत्र ये गलत लिखा हुआ है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर इनके पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये गलत बात लिखा हुआ है। गगनेन्द्रनाथ टैगोर जो हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई के बेटे हैं। ठीक है ना। इनके चाचा हैं गगनेन्द्रनाथ टैगोर के चाचा है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1915 में हुआ था। इसमें हेल्प किया था गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई? 1915 में हुई। आगे देखेंगे प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 17वें पड़ाव पर आकर के किसे अपनाया? तो इन्होंने चित्रकला को अपनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने 67वें वर्ष में आकर के चित्रकला को अपनाया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाँ, सवाल यहाँ पर है, एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, सही आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर। आगे देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक विमूर्ति शैली के हैं। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1919 इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर से ही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो इनका चित्र शैली है वो आधुनिक था और ये थोड़ा अति यथार्थवादी कला से प्रभावित थे, पश्चिमी कला से। ठीक है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? तो ये आधुनिक शैली के हैं। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, बी शांताराम, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे कौन सा चित्रकार लोक चित्र से प्रभावित है? तो जामनी राय सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक कला के बहुत बड़े कलाकार माने जाते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित चित्रकार है? तो जामनी राय इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया था, सही आंसर क्या हो जाएगा? जामनी राय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल के लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? सही आंसर क्या हो जाएगा? जामनी राय।
जामनी राय का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म होता है 1887 ईस्वी में, ठीक है ना। 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 11 अप्रैल 1887 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई? 24 अप्रैल 1972 को। कालीघाट के चित्रों के लिए कौन सा जो है कलाकार है जो इनसे प्रभावित था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जामनी राय। आगे देखेंगे, कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा से बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जामनी राय। चित्रों में चटक रंग का प्रयोग किसने किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? जामनी राय, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जामनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली है? तो कालीघाट के पट शैली से इन्होंने प्रेरणा ली है। जामनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो ये किस में बनी है? टेम्परा माध्यम में बनी है। आगे देखेंगे, जामनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु का चित्रण माध्यम क्या है? कैनवास पर तैल रंग जो है ये चित्रण का माध्यम है। आगे देखेंगे, चित्रों में चटक रंग का प्रयोग किसने किया है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जामनी राय। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित हैं? पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीघाट। आगे देखेंगे, बंगाल की लोक कला जीएन टैगोर की चित्रकला में कैसे दिखाई देती है? घनवादी के रूप में। पहले घनवादी चित्रकार भारत के माने जाते हैं, उसके बाद में तो कई आप देखेंगे एम.एफ. हुसैन, राम कुमार आदि आपको मिलेगा जो घनवादी चित्रकार हैं। निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। सही आंसर क्या हो जाएगा? गगनेन्द्र नाथ टैगोर। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गगनेन्द्र नाथ टैगोर। ये अवनीन्द्र नाथ टैगोर के बड़े भाई थे और ये बंगाल शैली के नहीं थे, ठीक है ना। गगनेन्द्र नाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर क्या है? घनवाद है, लेकिन ये भारतीय कला आंदोलन नहीं है। घनवाद से प्रभावित थे, ये भारतीय कला आंदोलन नहीं है। ये बात यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, हालांकि ये प्रभावित थे किससे? घनवाद से प्रभावित थे। आगे हम देखेंगे, गगनेन्द्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्नलिखित में से किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? घनवाद। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, घनवाद, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी? तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मामला हो जाएगा, क्योंकि अविनाथ ठाकुर ने 1907 में जो है अपने भाई गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के साथ और सिस्टर निवेदिता के साथ मिल करके इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में है, तो इसलिए उत्तर निकालना मुश्किल है और ये गलत सवाल माना जाएगा, ठीक है ना। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गगनेन्द्र नाथ टैगोर। आगे देखेंगे, अवनीन्द्र नाथ ठाकुर के शिष्यों में से कौन सा नहीं है? देव प्रसाद राय चौधरी हैं, नंदलाल बोस भी हैं, जो है आपकी एल.एम. सेन भी हैं, गोपाल घोष इनके जो है शिष्यों में से नहीं है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, शांति निकेतन में मध्य युगीन हिंदू संतों की भित्ति चित्रों को किसने बनाया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोद बिहारी मुखर्जी, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? शारदा वकील, सुधीर खासगीर, मुकुल डे या ईश्वरी प्रसाद? तो आप जानते हैं कि ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली के हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामण कर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट। आगे देखेंगे, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? तो ए.बी. हेबल, नंदलाल बोस या जो है के.एन. मजूमदार या आसित कुमार हालदार? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए.बी. हेबल, ठीक है ना, अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल। आगे देखेंगे, बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं, सुरेंद्र नाथ कर, शैलेंद्र, मुकुल डे या रथिन मित्रा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रथिन मित्रा। बाकी सभी लोग क्या हैं? बंगाल शैली के कलाकार हैं। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा असंबद्ध है यानी कि अलग है? केशियस पनिकर, मुकुल डे, अमृता शेरगिल या एन.एस. बिंद्रे? तो इसमें कौन सा चीज़ जो है वो सबसे अलग है, ये आपको बताना है। तो अब ये किस बेसिस पर अलग है? इसमें मुकुल डे सही है, उसको यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखेंगे, मुकुल डे अन्य तीनों चित्रकारों से असंबद्ध हैं क्योंकि विकल्प के अन्य तीनों चित्रकारों ने भारत में रह करके चित्रकला को बढ़ावा दिया, जबकि मुकुल डे ने विदेश में चित्रकार की शिक्षा प्राप्त की और उस शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार भी थे। अमृता शेरगिल ने भी पेरिस में कला शिक्षा ग्रहण की थी। उन्हें मुकुल डे ड्राई पॉइंट एचिंग के लिए भी जाना जाता है। उन्हें भ्राता मनीषी डे भी सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। उनके भ्राता जो है मनीषी डे भी क्या थे? सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। तो यहाँ पर जो है मुकुल डे सबसे अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने संपूर्ण बंगाल कला शैली के चित्रकारों को कर लिया। कुल मिलाकर के 106 प्रश्न थे जिसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, और ये सुपर फास्ट रिवीजन आपका घटना चक्र का है, इससे फास्ट नहीं हो सकता है। अगला जो आपका रिवीजन होगा किसका होगा?
आधुनिक चित्रकला एवं चित्रकार का होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको भी हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए, आप लोग लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज़ और कि जो लोग कला की पूरी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पेड क्लास मैंने स्टार्ट किया है और अभी बीते 4 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। क्लासेस अभी वो ज़्यादा हुई नहीं है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें आपको पर डे एक वीडियो क्लास मिलेगा। इसके अलावा आपको PDF नोट्स मिलेंगे। PDF नोट्स के साथ साथ आपको हर संडे को एक फुल टेस्ट मिलेगा। और इसके अलावा हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है असाइनमेंट का, ये भी आपको पर डे मिलता है। तो इस प्रकार कंप्लीट तैयारी मेरे पेड बैच में कराई जाती है। अगर आपको ज्वाइन करना है, आने वाली 7200 एग्ज़ाम में आपको फाइट अच्छे से करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे फ़ोन करना होगा 9616 82 76 46 पर। ये मेरा फ़ोन नंबर है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।